तो एचटेट का एग्ज़ाम दिसंबर को होने वाला है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका चाहे कोई भी हो, इंग्लिश पीछे नहीं छोड़ने वाली। 15 मार्क्स की इंग्लिश तो है ही है, प्लस अगर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश ही है तो फिर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। इसमें प्रीवियस एचटेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। और आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर आपको ग्रामर के टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप गैस कैसे कर सकते हो, शॉर्ट लिस्ट करके ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करके आप करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फर्स्ट को देख लेते हैं। ही इज़ द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प यू। ये है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वो देखना है जो आपको बहुत अच्छे से कंफर्म है कि ये तो हो ही नहीं सकता। पहले उन ऑप्शंस को हमने क्रॉस करते जाना है। जैसे ही इज़ द ओनली पर्सन की बात हो रही है कि सिर्फ वही एक ऐसा पर्सन है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जो के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको ये अच्छे से नहीं टॉपिक आता तो आप गैस करोगे। तो हु कैन हेल्प यू, अगर आपको कन्फ्यूजन है एक बार सारे ऑप्शंस देखोगे। ही कैन हेल्प यू, ही तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ही जो है एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे हमें वो वर्ड चाहिए जो दो सेंटेंस हैं इसमें, ध्यान से अगर देखें। ही इज़ द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प यू, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता हो तो ही जो यहाँ पे जोड़ने का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं दैट कैन हेल्प यू। दैट हो सकता है यहाँ पे, दैट पर्सन के साथ भी यूज़ हो सकते हैं और थिंग्स के साथ भी, कि जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। विच कैन हेल्प यू, विच तो सिर्फ थिंग्स के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हु और दैट टू ऑप्शंस हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस देंगे हु को। हु जो है वो स्पेसिफिक पर्सनस के लिए ही यूज़ होते हैं। हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू। वो ही सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जब हम हु को एज अ कंजंक्शन बीच में ऐड करते हैं किसी सेंटेंस के, जब दो सेंटेंस को जोड़ता है तो उसकी सेंस कौन ना हो के जो होता है, जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। द मैन डाइड डैश हार्ट अटैक विदाउट रिसीविंग एनी ट्रीटमेंट, प्रपोजिशन से रिलेटेड है। बिना किसी ट्रीटमेंट के वो आदमी जो है वो उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है। द मैन डाइड विद हार्ट अटैक, मैन डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, ऑफ हार्ट अटैक या बाय हार्ट अटैक। यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हैं बच्चों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये। जब भी कोई डिसीज़ से मरता है, किसी की डिसीज़ से डेथ होती है तो ऑफ का यूज़ होगा, डाइड के साथ ऑफ का यूज़ होगा। हालांकि हमें हिंदी में लगता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत होगी। डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो फ्रॉम यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा। आई हैव बीन हेयर डैश मंडे, ये बहुत ही ईजी है इसको समझना। पहले हम इसके टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V1 ING, जिसको कि हम V5 भी बोलते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लेकिन कुछ एक केसेस में ऐसा होता है कि हैव बीन के साथ V5 का यूज़ नहीं हो सकता। जैसे कि मैं कल सुबह से बीमार हूँ, आई हैव बीन इलिंग नहीं होगा, यहाँ पे आई हैव बीन इल होगा। ऐसे ही आई हैव बीन यहाँ पे V5 नहीं है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर को समझना है। टेंस ये वही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ऐसे टेंस में हमारे लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। वैसे नॉर्मली हम बच्चों को लगता है कि फ्रॉम मंडे, कि मैं यहाँ पे मंडे से रह रहा हूँ। बच्चे ज़्यादातर यही सेंस निकालते हैं कि मैं यहाँ पे मंडे से रह रहा हूँ, तो से को उनको लगता है कि फ्रॉम का यूज़ होगा। लेकिन टेंस देखना है, बहुत इजी है। अगर टेंस आगे हमारे समझ में आ गया कि यहाँ के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमारे पास सिंस और फॉर टू ऑप्शंस हैं। अब सिंस और फॉर में से हमने क्या यूज़ करना है। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि कुछ डेज या कुछ मंथ्स दिए हों, कि 10 डेज, 5 मंथ्स। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया हो। जब जैसे यहाँ पे मंडे दिया हुआ है
तो मंडे के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे पीरियड नहीं बताया कि कितने दिनों से या कितने महीनों से या कितने सालों से, यहाँ पे एक फिक्स टाइम बता दिया कि मंडे से, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। देयर इज़ नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए पैसा नहीं है। देयर इज़ नो मनी टू बाय, वॉइस चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने ये देखना है देयर इज़ नो मनी टू बाय। टू बाय यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है, यहाँ पे इन्फिनेटिव 2+V1 जब यूज़ करते हैं तो टू बाय 2+V1, जो जब भी हम 2+V1 को वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो टू बी बन जाता है, टू का टू बी बन जाता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं हम, टू बी प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म किस सेंटेंस में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, देयर इज़ नो मनी टू बी बॉट। वैसे तो आपको बहुत अच्छे से वॉइस हर एक चीज़ समझ के करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो अगर आपको नहीं आता, आपने गैस के थ्रू करना है, कम से कम एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो टू बी बॉट आएगा यहाँ पे, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी करेक्ट है। विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत है? बिलीव, डिसीव, रिलीव, ब्रीफ, ये देखने में सेम सेम लगती हैं स्पेलिंग्स, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसको सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जैसे बिलीव है, रिलीव है, इनमें पीछे ईव आ रहा है। बाकी जो एक डिसीव स्पेलिंग है और एक रिसीव, इसमें आई तो ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में हमेशा के लिए फिक्स कर लो कि जो डिसीव और रिसीव की स्पेलिंग है उसमें हमने आई ई की बजाय ई आई करना है, उल्टा। बाकी बिलीव, रिलीव, इन दोनों में ई पीछे आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट, मतलब ऑप्शन बी की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। दे टोल्ड मी दैट ही डैश इन जयपुर, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है टोल्ड, एक क्लू ढूंढना है। टोल्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, मतलब कि हमने ऑप्शन में वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस वर और वॉज दोनों है, तो हमने सी और डी को पहले ही क्रॉस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो फ्यूचर का कोई कुछ लेना देना है ना कैन बी का, कैन प्रेजेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे वर और वॉज आपके पास दो ऑप्शन है, अब इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है? दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने हमें बताया कि वो जयपुर में है। ही वॉज, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, दे पहले वाले सब्जेक्ट को देखा फटाफट वर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने ही के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, तो ही वॉज इन जयपुर will be correct answer. तो B is correct answer. Give me dash yellow teapot which is on the table. Which is on the table. जो टेबल पे पड़ा हुआ है येलो टी पोट, हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो टेबल पे पड़ा हुआ येलो टी पोट मेरे को दो। तो जब हम स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द, गिव मी द येलो टी पॉट विच इज़ ऑन द टेबल। मतलब यहाँ पे हमें पता है, हम स्पेसिफिक उस चीज़ को बता रहे हैं कि वहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ, जो टेबल पे पड़ा हुआ है, जो टेबल पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ही डैश नॉट अपोज मी, हमारे पास ऑप्शन है डेयर, डेयर्स, डिडेयर, वॉज डेयर, इनको हमने ध्यान से समझना है। पहले तो हम डिड और वॉज दोनों पास्ट का, इसमें कुछ रोल नहीं है, कहीं हमें पास्ट का क्लू नहीं नज़र आ रहा तो सी और डी ऑप्शन को क्रॉस कर देते हैं। बचे हमारे पास टू ऑप्शंस ए और बी। अब यहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर लगता है कि ही डेयर्स आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो हम ही के साथ जाहिर सी बात है कि वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेयर है वो दो तरह से काम करता है। डेयर जो है एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। अब इस सेंटेंस में डेयर मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे डेयर जो है वो एक मार्जिनल ऑक्सरी, मतलब मॉडल के अंदर ये आता है डेयर।
तो उस तरह से ये काम कर रहा है। तो जब हम मॉडल कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, इनके साथ हम एस का यूज़ नहीं करते। अगर आपने ध्यान से देखा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, इसके साथ मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का, मार्जिनल ऑक्सिलरी का काम कर रहे हैं, एक मॉडल का काम कर रहे हैं। यहाँ जब कोई नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस करता है कोई सेंटेंस, तो वहाँ पे हम डेयर को एज अ मॉडल की तरह यूज़ करेंगे। उसके साथ मतलब एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ही डेयर नॉट अपोज मी आएगा। डेयर का मतलब हिम्मत करना, साहस करना। उसको मेरी अपोज मतलब विरोध करने की हिम्मत नहीं है। पता कैसे चलता है कि डेयर यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रहा है या ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है? एक तो नॉट नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस करता है, तब वो हमें क्लू मिल सकता है। दूसरा दूसरा जैसे कि दूसरे हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं या मॉडल वर्ब होते हैं, उनके साथ हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी ही, डेयर नॉट, अपोज जो है वो मेन वर्ब है। तो ये भी क्लू हमें मिल सकता है कि हमने यहाँ पे डेयर को एज अ मॉडल यूज़ करना है। शी हैड हेडेक, अदरवाइज शी डैश विद मी। अब देखो, फर्स्ट दो सेंटेंस हैं यहाँ पे, दो सेंटेंस हैं अदरवाइज कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए। अदरवाइज क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है। तो टेंस देखो, फर्स्ट वाले सेंटेंस में टेंस हैड है। हैड मतलब पास्ट टेंस की बात हुई है। तो ऑप्शंस हमने वो रखने हैं जो जिसमें हमें पता लग रहा है कि इसमें कुछ पास्ट का दिया हुआ है। तो केम, विल कम, केम भी पास्ट है। विल कम, विल को तो बिल्कुल ही क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बच गए। अब हमने एक एक करके इन तीनों में से देखना है कि क्या हो सकता है। शी हैड हेडेक, उसके सिर में दर्द था। अदरवाइज शी डैश विद मी, नहीं तो वो मेरे साथ आती। अब सी ऑप्शन को अगर हम देखें, केम, केम की सेंस क्या निकलेगी कि उसके सिर में दर्द था, नहीं तो वो मेरे साथ आई। इसकी तो सेंस बिल्कुल रोंग निकल के आ रही है। अब बच गए ऑप्शन ए एंड बी। शी हैड हेडेक, अदरवाइज शी वुड कम विद मी। वुड यहाँ पे रोंग होगा, यहाँ पे वुड हैव कम होगा। क्योंकि वुड कम अगर यहाँ पे शी हैज़ होता, शी हैज़ हेडेक, अदरवाइज शी वुड कम विद मी, ये स्ट्रक्चर बनता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे शी हैड हेडेक, अदरवाइज शी वुड हैव कम, नहीं तो वो मेरे साथ जरूर आती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। फियर ऑफ फॉरनर्स इज कॉल्ड, फॉरनर्स विदेशियों से भय। हाइड्रोफोबिया तो देखो होता है पानी से, हाइड्रो वाटर को इंडिकेट करता है। जेनोफोबिया इज करेक्ट आंसर। होमोफोबिया जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं उनसे डर लगना। क्लस्ट्रोफोबिया जो बंद जगह, छोटी सी बंद जगह होती है, वहाँ से कईयों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो फोबिया ज़्यादातर लोगों में होता है। क्लस्ट्रोफोबिया दम घुटने वाली जगह पे, वहाँ पे जाने से बहुत डर लगता है। तो जेनोफोबिया इज करेक्ट आंसर। जेनो को फॉरनर से डर लगता है, दूसरे ट्राइब से, दूसरे देश के लोगों से डर लगता है, तो वो जेनोफोबिया होता है। बी इज करेक्ट आंसर। आई एम डैश आफ्टर 10 years इन द बिजनेस, वाइज, वाइजेस्ट, मोर वाइज, वाइजर, डिग्री से रिलेटेड। यहाँ बिजनेस में मैं 10 साल बाद पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो गया हूँ। तो अपने आप से कंपैरिजन हो रहा है हमारा कि मैं पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो गया हूँ। तो यहाँ पे एक तो मोर वाइज तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, क्योंकि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है। तो मोर वाइज को पहले ही क्रॉस कर दो, ठीक है। वाइजेस्ट को भी क्रॉस कर दो, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो ही नहीं रहा। द वाइजेस्ट होता, द आर्टिकल है ही नहीं। तो हमारे पास बचे ए एंड डी। आई एम वाइज आफ्टर। अब बच्चों को लगता है यहाँ पे कि वाइजर के साथ हमेशा देन का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे देन का यूज़ नहीं है, लेकिन सेंस जो है वो कंपैरेटिव की आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री की आ रही है, क्योंकि हम अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं कि पहले 10 साल पहले मैं क्या था, कि मैं 10 साल बाद ज़्यादा बुद्धिमान हो गया हूँ, पहले की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान हो गया हूँ। तो आई एम वाइजर आफ्टर 10 years इन द बिजनेस। डी इज करेक्ट आंसर। सीता सेड हाउ फुलिश आई एम, ये नरेशन से लिया गया है। नरेशन में ये वाला हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, किस तरह का सेंटेंस है।
ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के दिए हुए सेंटेंस के अर्थ को समझना है। जैसे यहाँ पे कोई कर्स हो सकता है, कोई ब्लेसिंग हो सकती है, कोई उसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि प्रे कर रहे हैं, हम विश कर रहे हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे हम विश कर रहे हैं, तो ही सेड की बजाय वहाँ पे आ जाता है ही विश। ऐसे करके हमने यूज़ करने हैं वर्ड्स को। तो यहाँ पे देखते हैं हाउ फुलिश आई एम। सीटा एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हिंदी में कन्वर्ट करके देखें कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, अपने आप को ही मैं कह रही हूँ कि भाई जब कोई अपने आप को कहता है यानी अपने आप को कोई एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस देखो, सीता सेड, सेड का सेड ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता, तो ये यहीं पे ही क्रॉस कर देते हैं। सीता क्राइड आउट, क्या सीता रो रही है, इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं है। हाउ फुलिश आई एम, तो ये भी ऑप्शन क्रॉस। सीता एक्सेप्टेड, हाँ एक्सेप्ट कर रही है अपने आप को कि मैं कितनी मूर्ख हूँ। और सीता एक्सेप्टेड दैट शी वॉज, सेंटेंस को सिंपल कर देंगे फिर हम, शी वॉज, आई का शी बन गया, एम का वॉज बन गया क्योंकि पास्ट रिपोर्टिंग वो पास्ट में है। वेरी फुलिश, ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। सीता रिपोर्टेड दैट शी वॉज वेरी फुलिश, देखो वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, दैट शी वॉज वेरी फुलिश। सीता रिपोर्टेड, रिपोर्टेड क्या होता है, लोगों को सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना। अब इसमें सीता कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है लोगों को कि भाई मैं मूर्ख हूँ, वो क्यों बताएगी लोगों को, क्यों इन्फॉर्मेशन देगी कि मैं मूर्ख हूँ। तो वो अपने आप से ही एक्सेप्ट, कई बार हम अपने आप से एक्सेप्ट करते हैं, ओ ये मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। लास्ट में फिर क्या होता है, साइन ऑफ जो एक्सक्लेमेशन होता है वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्योंकि सिंपल सेंटेंस बन जाता है वो। अब ये ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं रहा, ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया है कंजंक्शन के साथ। क्लॉज, क्लॉज है अब इसमें। लुक द मून इन द स्काई, टेंस से रिलेटेड है ये, वर्ब यूज़ करनी है, क्लू ढूंढना है हमने, अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ करनी है कि देखो आसमान में चांद उग रहा है, राइज हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक तो क्लू निकल के आ रहा है लुक, जब भी सेंटेंस में ज़्यादातर ये होता है कि लुक आए, मतलब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम में होने वाले एक्शन की बात कर रहे हैं कि देखो कि चांद उग रहा है, चांद राइज हो रहा है, तो रहा है जहाँ पे आए वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ रहा है, मतलब इज प्लस V1 ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा। तो यहाँ पे इज राइजिंग आएगा, ना तो ए आएगा, ना बी, ना सी आएगा। ही इज़ पुअर डैश ही इज़ सेटिस्फाइड विद हीज सिचुएशन, ये है कंजंक्शन से रिलेटेड। तो अब इसमें हमने क्या करना है, सेंटेंस को समझना है। यहाँ पे दो पार्ट दिए हैं सेंटेंस के, उसको एक कंजंक्शन के साथ हमने कनेक्ट करना है। ही इज़ पुअर, फर्स्ट सेंटेंस में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि वो गरीब है। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, ही इज़ सेटिस्फाइड विद हिज सिचुएशन, कि वो अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। तो एक सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आ रही है, दूसरे में पॉजिटिव आ रही है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम येट यूज़ करते हैं या बट यूज़ करते हैं। अब ये देखना है कि यहाँ पे बट यूज़ होगा या येट यूज़ होगा। ही इज़ पुअर, वह गरीब है, फिर भी वो सेटिस्फाइड है, वो गरीब है लेकिन वो सेटिस्फाइड है। ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो है येट, कि वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो सेटिस्फाइड है। येट का मतलब होता है फिर भी, ना तो यहाँ सी आएगा ना डी आएगा। शी इज़ टू क्लेवर एंड राइट्स टू क्लेवरली, अब यहाँ पे दोनों ही वर्ड सेम सेम है, टू टू। अंडरलाइन वर्ड्स को बताना है कि ये हैं क्या, किस तरह यूज़ हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। तो पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या होता है एडवर्ब और क्या होता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे शी इज़ टू क्लेवर, टू के बाद क्लेवर आ रहा है। क्लेवर क्या होता है, क्लेवर होता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव तो यूज़ होगा नहीं। एडवर्ब जो है वो या तो एडजेक्टिव के बारे में हमें बताता है, या वर्ब के बारे में बताता है, या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्लेवर के बारे में हमें एडवर्ब जो है वो कुछ और बता रहा है, तो यहाँ पे टू एडजेक्टिव नहीं हो सकता, यहाँ पे टू जो है वो एडवर्ब ही है।
आगे देखते हैं, एंड राइट्स टू क्लेवरली, टू क्लेवरली। अब क्लेवरली वर्ड को देखो, क्लेवरली वर्ड जो है मतलब चतुराई से, वो चालाक है और चालाकी से लिखती है, चतुर है चतुराई से लिखती है, क्लेवरली। यहाँ पे क्लेवरली वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे लिखती है, चतुराई से लिखती है। तो एडवर्ब के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ड TOO2, तो ये भी एडवर्ब ही है। मतलब एडवर्ब वो होता है जो हमें एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, या एडवर्ब के बारे में, या फिर वर्ब के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, एडवर्ब एंड एन एडवर्ब, डी में दिया हुआ है एन एडवर्ब एंड एन एडवर्ब। एडजेक्टिव नहीं हो सकते ये, एडजेक्टिव तो इसमें शी इज़ टू क्लेवर, क्लेवर वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, एंड राइट्स टू क्लेवरली, क्लेवरली जो है वो एडवर्ब है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, मिस्टेक ढूंढिए कौन से पार्ट में मिस्टेक है। इट रेन्ड वेरी हैविली दिस मॉर्निंग, नो एरर। एक एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है। इट रेन्ड वेरी हैविली दिस मॉर्निंग, रेन्ड एक तो यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, इट रेन्ड, ठीक है, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस कि बरसात हुई। वेरी हैविली, वेरी हैविली यहाँ पे दोनों इकट्ठे एडवर्ब्स आ रहे हैं, वेरी भी एडवर्ब है और हैविली भी एडवर्ब है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, तो दिस मॉर्निंग जो है यहाँ पे दिस मॉर्निंग, इसके अकॉर्डिंग हमने टेंस को देखना है कि टेंस ठीक लगा हुआ है कि इट हैज़ बीन रेनिंग आएगा, ये इट इज़ रेनिंग आएगा, या कुछ और आएगा। तो हमने ये देखना है इट रेन्ड वेरी हैविली दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह बहुत तेज बरसात हुई। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। दिस मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जब एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है हमें, तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का यूज़ होता है कि हुई थी। तो यहाँ पे नो एरर यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। अगर मान लो दिस मॉर्निंग के साथ सिंस भी लगा होता, सिंस दिस मॉर्निंग, तो सिंस लगने के साथ ही टेंस रॉन्ग हो जाता है ये। तो वहाँ पे इट हैज़ बीन रेनिंग आना था, इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हैवली सिंस दिस मॉर्निंग, मतलब पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पास्ट की बात हुई है। माई फर्स्ट जम्प फ्रॉम एन एरोप्लेन, दिस नाउन ग्रुप हैज़ अ पैटर्न, हमने पैटर्न बताना है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से करना है। एक क्लू भी हमें मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है, एक क्लू ढूंढना है हमने बस। पहली बात तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जंप वर्ब है, जंप वर्ब होती है, जंप 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 3 फॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या इस फ्रेज में जंप एज अ वर्ब यूज़ हुई है कि नाउन यूज़ हुआ है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एज अ वर्ब भी यूज़ हो जाते हैं और एज अ नाउन भी यूज़ होते हैं। तो माई फर्स्ट जंप, मेरी पहली छलांग, तो यहाँ पे जंप करना, छलांग लगाना एज अ वर्ब नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे जंप एज अ नाउन यूज़ हुआ है। माई फर्स्ट जंप, मेरी पहली छलांग, फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से। तो अब देखते हैं हम, तो अब मान लो हम कैसे गेस कर सकते हैं। एडजेक्टिव, पहले कह रहे हैं कि माई जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, चलो हमने मान लिया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड को कह रहे हैं कि नाउन है, क्या फर्स्ट नाउन है वर्ड, फर्स्ट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फर्स्ट नाउन, नाउन तो हमें पता है क्या होता है, नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो फर्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। उसके बाद तो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने मिस्टेक निकाल दी, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन को देख लेते हैं, डिटर्मिनर, माई को कह रहे डिटर्मिनर, हाँ डिटर्मिनर में ही आता है माई, एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, तो माई जो है वो डिटर्मिनर है। फिर कह रहे हैं कि फर्स्ट एडजेक्टिव है, हाँ डिग्री को बता रहा है, फर्स्ट जो है एडजेक्टिव है। उसके बाद जंप यहाँ पे नाउन है, ठीक है, बिल्कुल जंप नाउन है, जंप एज अ वर्ब नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन ग्रुप, प्रेपोजिशन ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम एन एरोप्लेन, ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है, ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज हुआ है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो हम इसको बोलेंगे प्रेपोजिशन ग्रुप, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक बार हम थर्ड भी देख लेते हैं,
कि फर्स्ट कह रहे हैं डिटर्मिनर प्लस प्रेपोजिशन ग्रुप माई, तो चलो मान लिया हम माई को डिटर्मिनर मान लिया, उसके बाद प्रेपोजिशन है फर्स्ट कोई प्रेपोजिशन नहीं होती। डी को भी देख लेते हैं, प्रेपोजिशन ग्रुप, स्टार्टिंग में ही प्रेपोजिशन ग्रुप कह दिया, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बी। शी हैज़ पास्ड BA लास्ट ईयर। द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस इज, इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, हमने उसको करेक्ट फॉर्म टेंस देखना है, कौन सा टेंस सही यूज़ हुआ है किस ऑप्शन में। पहली बात, यहाँ पे लास्ट ईयर दिया हुआ है। जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट मतलब पास्ट की बात हुई है, एक की वर्ड है ये कि पास्ट की बात हुई है कि पिछले साल उसने BA पास की, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमने पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करना है, सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे कोई हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करना, कोई पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करना, सिंपल हमने यहाँ पे हमने करना है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो ऑप्शन रहेगा सी, शी पास्ड BA लास्ट ईयर। थोड़ा और समझ लेते हैं इस सेंटेंस को कि जैसे मान लो हम नॉर्मल कह रहे हैं कि उसने BA की हुई है, वो BA पास है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि शी हैज़ पास्ड BA, उसने BA की हुई है, शी हैज़ पास्ड BA। कोई यहाँ पे हमने स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन इस सेंटेंस में स्पेसिफिक पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम की बात हुई है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। शी डैश ऑल होप्स व्हेन शी वॉज सेव्ड, जब उसे बचाया गया वो अपनी सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी। तो यहाँ पे समझना भी है, अगर मान लो नहीं समझ आ रहा तो क्लू ढूंढ लो। शी वॉज सेव्ड, यहाँ पे कंजंक्शन व्हेन यूज़ हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। जब भी ऐसे दो सेंटेंस आपको मिल जाए फिर तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। शी वॉज सेव्ड है, पास्ट टेंस की बात हुई है, तो ऑप्शन जो है हमने वो भी पास्ट टेंस का ही चूज़ करना है। अब हैज़ तो प्रेजेंट को शो करता है, तो फर्स्ट को क्रॉस कर दो। वुड हैव गिवन अप, इसको भी नहीं करेंगे। इसको क्यों नहीं करेंगे? वुड हैव गिवन अप तब यूज़ होता है जब कोई बात, कोई काम पूरा ना हो, हम वैसे ही सपोज करते हैं, कोई कंडीशन, कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर, तब यूज़ करते हैं। हैड गिवन अप और गेव अप बचे हैं, दो बचे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। शी वॉज सेव्ड, जब उसे बचाया गया तो अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। हैड गिवन अप, शी हैड गिवन अप ऑल होप्स व्हेन शी वॉज सेव्ड। यहाँ पे सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, हैड गिवन अप। When your health is better, you will play better. बहुत बढ़िया सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स आर, अब बेटर सेम हर बार ऐसा नहीं हो कि दोनों ही सेम होंगे, ऐसा भी हो सकता है एक वर्ड एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है और एक एज एडवर्ब यूज़ हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं। When your health is better, बेटर जो वर्ड है बेहतर, जब तुम्हारी हेल्थ बेहतर होगी, यू विल प्ले बेटर, तुम बेहतरीन खेल पाओगे। अब देखते हैं ऑप्शन ए, एन एडवर्ब, कह रहे कि एडवर्ब है ये, कि फर्स्ट वाला बेटर जो है वो एडवर्ब है। क्या वो एडवर्ब है? व्हेन योर हेल्थ इज़ बेटर, ये एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब जो है वो हमें या तो एडजेक्टिव के बारे में बताता है या वर्ब के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में। तो यहाँ पे बेटर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बेटर जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो सी ऑप्शन को देख लेते हैं। एडवर्ब वाले मतलब हम दोनों ऑप्शन को क्रॉस कर देते हैं। अब बचा हमारे पास सी और डी, इन दोनों को देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव, व्हेन योर हेल्थ इज़ बेटर, एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव अपने साथ नाउन को लेता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की क्वालिटी, नाउन के बारे में बताता है। तो व्हेन योर हेल्थ, हेल्थ यहाँ पे क्या है? नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्थ इज़ बेटर, कि जब तुम्हारी सेहत ठीक होगी, हेल्थ इज़ बेटर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दूसरा, यू विल प्ले बेटर, ये जो बेटर वर्ड है ये वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्या वो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है? यू विल प्ले बेटर, प्ले के बारे में बता रहा है। तो प्ले क्या है? प्ले एक वर्ब है,
तो वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव तो नहीं बताता वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे बेटर जो है एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।